हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी का स्टडी ग्राम में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 किस चीज़ का? तो समान विज्ञान का। समान विज्ञान का जो है हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और ये घटना चक्र का बुक है और इसमें जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में वर्गीकी। तो वर्गीकी में 52 क्वेश्चन हो चुका था। 53वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है ए स्तनधारियों में, बी पक्षियों में, सी उभयचरों में, डी मछलियों में। तो राइट आंसर सी उभयचरों में पाया जाता है। चौवन नंबर सवाल देखिए। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक नंबर अभिकथन ए, उभयचर आक्षेकृत तथा अनाक्षेकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। दूसरा कारण आर, उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका जो है ना, इसमें जो है ए सही है और आर जो है कारण आर गलत है। इस पहला देखिए कथन, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सत्य है, तो ये गलत है। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। अभिकथन ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी होगा और डी नंबर नहीं होगा। राइट आंसर सी हो गया तो डी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए सत्य है। उभयचरों यानी जैसे मेढक का हृदय 3 कक्षों 2 अलिंद प्लस 1 निलय वाला होता है। एक ही निलय में आक्षेकृत एवं अनाक्षेकृत रक्त आंशिक रूप से मिश्रित होता है, जिसे उनका शरीर सहन कर लेता है। कारण आर गलत है। 2 कक्षीय हृदय एक अलिंद प्लस 1 निलय मछलियों की विशेषता है, न कि उभयचरों के। अतः आर गलत कथन है, इसलिए विकल्प सी ही उपयुक्त उत्तर है। 55 नंबर, निम्न में से किसमें पित्ताशय यानी गॉल ब्लाडर नहीं होता है? ए ऊंट, बी जिराफ, सी चूहा, डी मछली। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर हुप्स नहीं पाए जाते हैं? ए हिरण, बी गिद्धड़, सी जेबरा, डी घोड़ा। तो राइट आंसर बी गिद्धड़ में। गिद्धड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गिद्धड़ कुत्ते के परिवार यानी कैनिडाई की प्रजाति है। समान गिद्धड़ों के वैज्ञानिक नाम कैनिस एरियस है। गिद्धड़ों के पैर नाखून युक्त एवं गद्देदार होते हैं। संतावन नंबर, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी हिरण। तो राइट आंसर डी हिरण में आती है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग या हिरण प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। अंठावन नंबर, सूची 1, भारतीय वन प्राणी जातिया को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। भारतीय वन प्राणी जातिया वैज्ञानिक नाम: एशियाई जंगली गधा, बारहसिंगा, चिंकारा, नीलगाय। अब इसको मिलान करना है।
तो इधर देखिए आपका ए का हो जाएगा, आपका ए का 3 हो जाएगा, यानी 21 ओमी ओनस वैज्ञानिक नाम है एशियाई जंगली गधा का। बारहसिंगा का है आपका रूसवर्स दुआऊ सेली नाम है बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम। चिंकारा का है सीकाफोर। गजेला बेन्नेटट्टी। नीलगाय का है ए बोसला फस ट्रेगो केमिलस है इसका नाम वैज्ञानिक। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 राइट आंसर बी है, बाकी सब गलत है। सही सुमेलन इस प्रकार है। एशियाई जंगली गधा 21 होमियोनस बारहसिंगा रूसवर्स दुआऊ सेली चिंकारा गजेला बेनेटट्टी नीलगाय बुसलाफस ट्रेंगो कैमेलस। 59 नंबर देखिए, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पैंथोरो लियो, बी पैंथेरा पारडस, सी पैंथेरा टाइग्रिस, डी पैंथेरा उनसिया। तो चीता का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस। चीता लियोपार्ड का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारडस है, जो वर्ग क्लास स्तनी मैमेलिया के गण ऑर्डर कॉर्निवोरा का सदस्य है। यह मांसाहारी जंतु है तो बहुत शक्तिशाली, चतुर एवं शिकार पकड़ने की कला इसको अन्य जानवरों से अलग बनाती है। चीता मुख्यतः अफ्रीका एवं एशिया में पाया जाता है। साठ नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। 3, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। तो राइट आंसर होगा ए 1 और 2, 3 नहीं होगा। सी बहुसंगी पॉलीगैमस होते हैं, जहाँ झुंड का प्रमुख नर कई मादाओं के साथ प्रजनन करता है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। बंदी स्थिति में सिंह अक्सर हर वर्ष प्रजनन करते हैं, लेकिन जंगलों में वे आमतौर पर 2 वर्ष में एक बार ही प्रजनन करते हैं, अतः कथन 1 सही है। सिंह, बाघ, तेंदुआ एवं जगुआर जैसी अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीता दहाड़ता नहीं है। वे खतरे के समान समय गुर्राते हैं और सामान्य तौर पर केवल घोर प्र और मियाऊ जैसी आवाजें निकालते हैं, अतः कथन 2 सही है। नर सिंह की तरह नर तेंदुए भी अपनी क्षेत्र सीमा की घोषणा करने के लिए गंध से चिन्हित स्कंट मार्किंग करते हैं। नर और मादा दोनों तेंदुए अपनी क्षेत्र सीमा को चिन्हित करने के लिए मूत्र का उपयोग करते हैं और अक्सर मूत्र त्याग करने के बाद नर अपने पैरों पर मूत्र की गंध को फैलाने के लिए भूमि को खुरचता है, ताकि इसे अपनी क्षेत्र सीमा की निगरानी के लिए साथ ले जा सके। तेंदुए अक्सर अपने चेहरे और गर्दन को पेड़ पौधों पर रगड़ते हुए अपनी क्षेत्र सीमा में चलते हैं। ऐसा करके तेंदुआ अपने गाल की एक ग्रंथि से स्राव छोड़ता है, जो अन्य तेंदुओं को गंध संदेश प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इकसठ नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन 2, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। राइट आंसर होगा आपका कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या है कि गलत है। राइट आंसर सी। शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल स्तनधारी मार्सुपियलिया वर्ग के सदस्य हैं। शिशुधानी स्तनी भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये प्रजातियां मुक्त ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका आदि में पाई जाती है। अतः कथन 1 सत्य है। शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकते हैं। यह न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के मैदान में रह सकते हैं बल्कि वनीय क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। इनकी आबादी रेगिस्तान वर्षावन सवाना आदि में भी पाई जाती है। अतः कथन 2 सत्य नहीं है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। 62 नंबर सवाल देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 लक्षण प्राणी पंखहीन कीट उड़ान रहित पक्षी अपाज सरीसृप फुसफुसहीन प्राणी कीवी रजत मीनाभ कूर्म सर्प मत्स्य। तो मिलान करना है तो आपको कलर चेंज कर लेते हैं। एक होगा पंखहीन कीट पंखहीन कीट का होगा ए का रजत मीनाभ। उड़ान रहित पक्षी का होगा बी का 1 कीवी। अपाद सरीसृप होगा सी का होगा 4 होगा सी का आपका 4 मार दिए सर्प होगा। और फुसफुसहीन प्राणी जो हो जाएगा ये 5 होगा ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 5। राइट आंसर बी होगा। सुमेलित क्रम इस प्रकार है। पंखहीन कीट रजत मीनाभ उड़ान रहित पक्षी कीवी अपाद सरीसृप सर्प फुसफुसहीन प्राणी मत्स्य। 63 नंबर सवाल देखिए। कीवी है पहला गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। बी उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सी एक रेगिस्तानी सर्प। डी ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कैरोप्टन स्तनी। तो राइट आंसर बी होगा उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये उड़ने में सक्षम नहीं है नहीं उड़ सकता है। कीवी एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ये। 64 निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है। ए मूंगा कोरल बी पन्ना सी माणिक या डी पुखराज। क्या होगा ये होगा मूंगा होगा। पन्ना माणिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं है जबकि मूंगा कोरल संघ सिलेंट्रेटा का अकशेरुकी जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में समुद्र में रहते हैं। 65 ऑक्टोपस ए एक संधि पाद है बी शूल चर्मी है सी एक हेमी कार्डा है डी एक मृदु कवची मोलयूज है मोलस्क है। तो राइट आंसर डी होगा एक मृदु कवची है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक मृदु कवची यानी मोलस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफाइलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं।
66 सबसे बड़ा अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट है? तो ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी कोरल, डी जेलीफिश। तो राइट आंसर बी होगा स्क्विड होगा। कोलोसल स्क्विड संघ मोलस्का के वर्ग क्लास सिफाइलोपोडा का जंतु है तथा समुद्र में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ए केकड़ा, बी बरूथी, सी बिच्छू, डी मकड़ी। ए केकड़ा। केकड़े का वर्ग यानी क्लास मेलेकोस्ट्रेका है। बरूथी का वर्ग एरेक्रिडा है। बिच्छू का वर्ग एरेक्रिडा है। मकड़ी का वर्ग एरेक्रिडा है। स्पष्ट है कि केकड़ा अंतिम जीवों के वर्ग का नहीं है। 68 नंबर व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है? ए तोतों की, बी मोरों की, सी कुक्कुटों की, डी उल्लुकों की। तो राइट आंसर सी कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुटों की एक किस्म है। यह अधिक अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 69 टिक और माइट वास्तव में होते हैं? मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई, कीट, बहुपाद। तो ए मकड़ीवंशी। टिक्स तथा माइट वास्तव में मकड़ीवंशी एराकिनिड्स होते हैं जो कि अरैनी ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग अपेंडेज संधियुक्त जॉइंटेड होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। 70 दीमक यानी टर्माइट्स को यह भी कहते हैं? ए चिट्टी, बी लाल चिट्टी, सी श्वेत चिट्टी, डी श्याम चिट्टी। तो सी श्वेत चिट्टी। दीमक यानी टर्माइट्स को श्वेत चिट्टी व्हाइट एंड्स भी कहा जाता है। यह वर्ग कीट क्लास इंसेक्टा का प्राणी है जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। 71 जुगनू होता है एक? ए मोलस्क, बी कीट, सी कृमि, डी सूत्रकृमि। राइट आंसर बी कीट होता है। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक लूसीफेरिन तथा लूसीफेरेस की बायोल्यूमिनेसेंस नामक अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। 72 नंबर ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है न ही लाभ होता है कहलाती है? ए सहजीविता, बी सहभोजिता, सी परजीविता, डी शोषण। तो राइट आंसर बी सहभोजिता। सहभोजिता यानी कॉमन सेलिज्म वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है न ही हानि। उदाहरण के रूप में कुछ पक्षी गायों के सिर पर बैठकर उनसे गिरने वाले कीड़ों को खाते हैं जबकि गायों को कोई नुकसान नहीं होता है। 73 एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं? ए सहजीविता, बी उपपरजीविता, सी आंतरिक परजीविता, डी बाह्य परजीविता। तो राइट आंसर बी उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को उपपरजीविता हाइपर पैरासाइटिज्म कहते हैं। दूसरा परजीवी पहले परजीवी से अपना भोजन प्राप्त करता है। 74 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत इंटरेक्शन को दर्शाता है? ए परजीविता, बी सहजीवन, सी एंडो सिम्बियोसिस, डी
एंडोपारासाइटिज्म। तो राइट आंसर ए परजीविता। परजीवी को मेजबान होस्ट कोशिका की मेटाबॉलिक ऊर्जा एवं प्रोटीन संश्लेषण व्यवस्था और प्रकृति के लिए मानव कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और इससे मेजबान कोशिका को हानि पहुंचती है। इसलिए इस प्रकार के जैविक संबंध परजीविता पैरासाइटिज्म कहलाता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस मानव की कोशिकाओं के भीतर रहकर उनसे पोषण एवं प्रतिकृति हेतु पुनर्निर्भर रहता है और मानव को हानि पहुंचाता है। अतः दोनों के बीच की बातचीत अंतःक्रिया या जैविक संबंध को सही रूप से परजीविता पैरासाइटिज्म कहा जाएगा, जो विकल्प ए से व्यक्त होता है। एंडोपैरासाइटिज्म वस्तुतः परजीविता का एक उप प्रकार है जिसमें परजीवी मेजबान शरीर के भीतर रहता है। यह हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच अंतःक्रिया के संदर्भ में सही है। संभवतः इसी को सही मानते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी दिया है। 75 नंबर सवाल देखिए, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है ए आधा स्तर की सतह के समकोण पर, बी आधा स्तर सबस्ट्रेटम के साथ एक कोण पर, सी आधा स्तर की सतह के समानांतर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, आधा स्तर सबस्ट्रेटम के साथ एक कोण पर। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह आधा स्तर सबस्ट्रेटम के साथ एक कोण न्यून कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है एवं उनको 3 प्रमुख प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, क्यूलेक्स, एनोफिलीज तथा एडीज। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन, श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। क्यूलेक्स एवं एनोफिलीज में अंतर। क्यूलेक्स एनोफिलीज, इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं। दूसरा, इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है। तीसरा, इसके पंख पारदर्शी होते हैं। चौथा, ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं। देखिए एनोफिलीज में क्या है, अंडे पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। इनके पंख धब्बेदार होते हैं। ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते हैं। ये अंतर है कि क्यूलेक्स में और एनोफिलीज में कि इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छे के रूप में पैदा होते हैं और ये अंडे पानी की सतह पर गुच्छे में अलग अलग पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। क्यूलेक्स क्या है, क्यूलेक्स का इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है, इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। इसके देखिए क्यूलेक्स में इनके पंख पारदर्शी होते हैं, इनके पंख धब्बेदार होते हैं। क्यूलेक्स में देखिए ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं, ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते हैं। इनका शरीर आधा स्तर के समानांतर होता है और ये देखिए इनका शरीर आधा स्तर से एक कोण पर टिका होता है। छिहत्तर, पीकॉक टैरेंटुला, गुटी टैरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सर्वभक्षी परुष-कवची क्रस्टेशियाई है। दूसरा, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। तीसरा, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? तो आपका जो है कथन सही है, तो 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर होगा, एक गलत है। राइट आंसर होगा डी, 2 और 3। पीकॉक टैरेंटुला, पीकॉक टैरेंटुला गुटी टैरेंटुला का वैज्ञानिक नाम पियोकिलोथेरिया मेटालिका है। एक टैरेंटुला मकड़ी है, न कि कोई क्रस्टेशियाई झींगा केकड़ा समूह का जंतु। यह मुख्यतः कीटभक्षी, मांसाहारी तथा पेड़ों पर रहने वाली आर्बोरियल प्रजाति है। आयुसीन
द्वारा इसे अभी अत्यंत संकटापन्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 100 वर्ग किलोमीटर से कम प्रखार क्षेत्र है। एक्सटेंट ऑफ ऑक्यूरेंस बिलो 100 किलोमीटर स्क्वायर के साथ अत्यंत सीमित क्षेत्र वाली प्रजाति माना गया है। हालांकि 2019 में इसे पक्कम मलई रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया, जिससे इसके ज्ञान वितरण क्षेत्र का विस्तार हुआ, क्योंकि यह स्थान इसके मूल निवास स्थान से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण में है। इस प्रकार का कथन 1 गलत है एवं 2 और 3 सही है। 77 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? ए खटमल, बी मकड़ी, सी घरेलू मक्खी या डी मच्छर। तो राइट आंसर बी मकड़ी। मकड़ी स्पाइडर एक एरेक्रिडा क्लास एरेक्रिडा तथा गण ऑर्डर एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों ग्लैंड्स के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी प्रीडेटर्स होती है। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद लेग्स पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों इंसेक्ट का विशेष गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। 78 मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी पाई जाती है ए 6 टांगे, बी 8 टांगे, सी 10 टांगे, डी 12 टांगे, तभी 8 टांगे। 79 निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो डी मकड़ी, बाकी सभी है। 80 नंबर मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो बी गोसोमर रेशम मकड़ी के द्वारा। बाकी टसर, मूंगा, अहिंसा रेशम ये सब नहीं है, ये मकड़ी द्वारा बी होगा। रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गोसामर फाइबर कहा जाता है। रेशम का अन्य प्रकार है मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मूंगा रेशम आदि। 81 रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? ए अंडा, एग, बी डिंबक, लार्वा, सी कोशित प्यूपा, डी पूर्णकीट, इमेजो। तो राइट आंसर सी कोशित प्यूपा। रेशम का कीड़ा सिल्कवर्म कोशित पुपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया कोकून तैयार करता है, जिससे से रेशम सिल्क की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 82 रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है ए रीठे की पत्तियां, बी वेडू की पत्तियां, सी आड़ की पत्तियां, डी सहतूत की पत्तियां। तो डी सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। यह सहतूत मलबरी के पत्तों पर पनपता है। 83 निम्नलिखित में कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव सेक्रेशन है? मोती, मूंगा, लाख, गोंद। तो सी लाख है। लाख को लाख के कीट लैक इंसेक्ट, लेसिफर और टैकीकार्डिया से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है। इसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चपड़ा, सिलैक, मोहरी, लाख इत्यादि निर्माण में होता है। 84 निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख, मोती। तो राइट आंसर डी मोती। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लैक, कैरिया लैका, लेसिपर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है, जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव
पिक्टेंडा या पर्ल ओस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। 85 निम्नलिखित में से कौन सी एक लाभकारी कीट नहीं है? ए होलिकोवर्पा ऑर्मिगेरा, बी बॉम्बिक्स मोरी, सी लैसिपर लैका, डी एपिस मेलिफेरा। ए हेलिकोवर्पा। विकल्प सामान्य नाम, उपयोग, लाभ या हानि। ए होलिकोवर्पा ऑर्मिगेरा। कॉटन वालवर्म, कार्न ईयरवर्म, बहुपोषी लार्वा कपास, टमाटर, मक्का आदि 100 से अधिक फसलों का प्रमुख विनाशकारी कीट, व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचाता है। बी बॉम्बिक्स मोरी, पालतू रेशम कीट, सिल्कवर्म, कोकून से प्राकृतिक रेशम उत्पादन में लाभकारी। सी लैसिपर लैका, लाख कीट, वृक्ष पर लाख राल उत्पन्न करता है, वार्निश परिष्कृत लाह औषधीय उपयोग में लाभकारी। डी एपिस मेलिफेरा, यूरोपीय मधुमक्खी, परागण सेवाएं, शहद, मोम, रायल जेली उत्पादन में लाभकारी। निष्कर्ष सूची में केवल होलिकोवर्पा ऑर्मिगेरा ही विनाशकारी कीट है। शेष 3 कृषि उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाले उपयोगी प्रजातियां हैं। 86 नंबर निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफेद होता है? तभी तिलचट्टा का होता है, बाकी सबका नहीं होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे यानी कॉकरोच के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब्स की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त जो रंगहीन या सफेद रंग का होता है। 87 लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तभी केंचुआ, बाकी सब नहीं है। केंचुए में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का अभाव होता है, लेकिन केंचुए का रक्त लाल होता है, रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। 88 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है। दूसरा, केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, तो आपका जो है ए और दो दोनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। कथन 1 सही है। डॉल्फिन और व्हेल जो है जलीय स्तनधारी मैमल्स है जो पानी के भीतर गलफड़ों से नहीं बल्कि हवा से श्वसन करती है। इनके सिर के ऊपर स्थित ब्लो होल नाक छिद्र के द्वारा सतह पर आकर सांस छोड़ती और लेती है। कथन 2 भी सही है। केंचुए जो फाइलम एनेलिडा में कोई विशिष्ट श्वसन अंग फेफड़े गलफड़े नहीं होता। ये क्यूटेनियस त्वचीय श्वसन यानी नम त्वचा के माध्यम से गैसों के आदान प्रदान द्वारा श्वसन करते हैं। त्वचा की नमी म्यूकस बॉडी फ्लूइड और त्वचा के पास की कोशिकाएं ऑक्सीजन के प्रसार अर्थात शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन अर्थात रक्त से त्वचा के माध्यम से बाहर निकलना में सहायक होती है। 89 केंचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला, केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, तो आपका सही है। दूसरा, केंचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, तो ये गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो सही होगा अपन, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। राइट आंसर टी होगा, केवल 1। कथन 1 सत्य है। केंचुए मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य सुधारते हैं और इसी कारण किसानों के मित्र कहे जाते हैं। इस संदर्भ में प्रचलित अभिव्यक्तियों का आशय यह है कि केंचुए मिट्टी की संरचना सुधार, कार्बनिक पदार्थ वृद्धि और जल प्रवेशन जैसे पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कथन 2 असत्य है। केंचुए में हृदय जैसे धड़कनों
वाले रक्त वाहिकीय पंप 4 जोड़ी खंड 7, 9, 12 और 13 में पाए जाते हैं, अतः 2 जोड़ी कहना गलत है। 90 नंबर, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, डी वातक तंत्र से। सभी कीटों इंसेक्ट में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया का जाल बिछा रहता है, जिसके वातक तंत्र ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। 91 नंबर, जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर और ताल बिसर्पी पॉड एस्केटर क्या है? तो ये आपका सी होगा, कीट है, बाकी सब नहीं है। सिकाडा, मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर और ताल बिसर्पी पॉन्ड स्टेकर, ये तीनों ही जीव कीट इंसेक्ट हैं। सिकाडा या साइकेडा महाकुल साइकेडोइडी सुपर फैमिली साइकेडोइडिया के कीट हैं, जो हेमीपटेरा गण ऑर्डर हेमीपटेरा के अंतर्गत आते हैं। सिकेडा 3000 से अधिक प्रजातियों की आवाज करने वाले कीट हैं। ये विश्व में उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों, रेगिस्तानों, घास भूमियों एवं वनों में पाए जाते हैं। मंडूक फूदक या फ्रॉग हॉपर महाकुल सर्कोपाइडी सुपर फैमिली सर्कोपोइडिया के तहत हेमीपटेरा गण ऑर्डर के कीट हैं। विश्व भर में इन छोटे फुदकने वाले कीटों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। वयस्क फ्रॉगहॉपर अपनी ऊंचाई और लंबाई से कई गुना अधिक कूद सकते हैं, जिससे इस कीट समूह को इनका समान नाम मिला है। इनकी अनेक प्रजातियां अनेक पादप चूसक निम्फ के लिए जानी जाती है, जो फोम युक्त राल एस्पिटल उत्पन्न करते हैं। गेरिडी हेमीपटेरा गण ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले कीटों का एक कुल फैमिली है, जिन्हें समांतर लाल ताल बिसर्पी या पॉड स्केटर, वाटर स्ट्राइडर, वाटर स्कीमर या पॉडल फ्लाई आदि नाम से जाना जाता है। ये पानी की सतह के ऊपर दौड़ने में संरचनात्मक रूप से सक्षम होते हैं। इन्हें समूहों में किसी तालाब या धारा के ऊपर दौड़ते या स्केटिंग करते देखा जा सकता है। अपने छोटे अग्रपादों की सहायता से पानी की सतह पर गिरने वाले कीटों को पकड़ते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फीता कृमि टेपवर्म उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट है। दूसरा, गोल कृमि राउंड वर्म के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं। तीसरा, फाइलेरिया सूत्रकृमि निमेटोडे से होता है। चौथा, गिनी कृमि गिनिया वर्म एनेलिड है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो आपका जो है ये सही है, 2 सही है और 3 सही है, 4 जो है गलत है। राइट आंसर बी होगा, 1, 2, 3 सही है। प्रश्नगत कथन 1, 2, 3 सही है, जबकि कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि गिनी कृमि गिनिया वर्म एवं सूत्रकृमि नेमाटोड है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों के परजीवी पैरासाइट जंतु है, जिसके संक्रमण शरीर में दमा, अस्थमा, उल्टी, वोमिटिंग, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदहारी डेट्रिटिवोरस है? केंचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा, सीहॉर्स, कास्ट यूका, वुड लाइस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर है
अपरदहारी डेट्रीटिवोरस हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो अपना पोषण अपरद, मृत या सड़े गले पौधे और जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्रसंगत विकल्पों में केंचुआ, अर्थवर्म, कास्टियुका, वुड लाइस एवं सहस्त्रपादी मिलीपेडिस अपरदहारी डेट्रीटिवोरस है। जेलीफिश एवं समुद्री घोड़ा अपरदहारी नहीं बल्कि समानांतर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? पहला असल्कमीन कैटफिश, दूसरा अष्टभुज ऑक्टोपस, सी सीप ऑयस्टर, डी हवासिल पेलिकन। तो सी होगा सीप ऑयस्टर। निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर के विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय सीप ऑयस्टर निस्यंदक भोजी जीव का एक प्रमुख उदाहरण है। 95 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कैराबिड बीटल्स, दूसरा कांतर सेंटीपीड्स, तीसरा मक्खियाँ, चौथा दिमाग, पांचवा वर्म या वास्प। उपर्युक्त जीवों के कितने प्रकार में जीवयाब प्रजातियां पैरासिटाइड स्पीशीज पाई जाती है? तो आपका होगा केवल 3, बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए परजीवयाब पैरासाइटोइड ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक होस्ट जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं। इनके लार्वा पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इनसे पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। प्रसंगत जीवों में बर यानी वास्प, मक्खियों, फ्लाइज तथा कैराबिड बीटल्स में परजीवयाब प्रजातियां पाई जाती है। कांतर सेंट्रीपिड्स परभक्षी संधिपाद प्राणी प्रीडेटोरी आर्थ्रोपोड्स होते हैं। मुख्यतः मांसाहारी जीव होते हैं। दीमक यानी टर्माइट्स अपरदहारी डेट्रीटिवोरस प्राणी होते हैं जो जल, सेल्यूलोज और आश्रय पर निर्भर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के क्षयमान वनस्पतिक पदार्थों यथा लकड़ी, सूखी पत्तियों, मृदा, ह्यूमस आदि का उपभोग करते हैं। अंततः प्रसंगत जीवों में 3 प्रकार के परजीवयाब प्रजातियां पाई जाती है। 96 निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉक्टर्नल होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। आगे देखिए क्या है। सी है मच्छर, गौरैया, हिरन, डी है उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो राइट आंसर होगा आपका इसका बी है। रात्रिचर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू है, बाकी सब नहीं है। रात्रिचर जंतु नॉक्टर्नल एनिमल वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेंद्रिय अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर यानी मॉस्किटो, चमगादड़ यानी बैट, उल्लू मतलब औल, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। 97 निम्नलिखित प्राणीजात पर विचार कीजिए। पहला सिंह पूछी मकाक, लोइन टेल्ड मकाक, दूसरा मलाबार सिवेट, तीसरा सांबर हिरण। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो केवल 1 ये सही है, बाकी सभी गलत है। सी पूछी मकाक लोइन टेल्ड मकाक रात्रिचर जानवर नहीं है। यह एक वृक्षीय तथा दैनिक प्राणी है जो रात्रि में पेड़ों पर सोता है, अतः 1 सही नहीं है। मालाबार सिवेट मुख्यतः रात्रिचर होते हैं। यह एक मांसाहारी लघु स्तनी जंतु है
जो भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, अतः तथ्य 2 सही है। सांबर हिरण समान रूप से मुख्यतः संध्याचर क्रिपुस्कुलर होते हैं, जो संध्या और उषा काल में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। हालांकि रात्रिचर गतिविधि भी प्रदर्शित करते हैं, अतः तथ्य 3 पूर्णतः सही नहीं है और रात्रिचर होते हैं। इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। 98 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ए चींटी का होता है, बाकी सब नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में चींटी यानी एंट का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। 99 नंबर देखिए, जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है सी फार्मिक अम्ल का, बाकी सब गलत है। चींटियों एंट्स द्वारा काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल फॉर्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रस को सुरक्षित रखने में किया जाता है। 100 नंबर, निम्नलिखित में किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कौकों के कृषकों कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी के रूप में जानी जाती है? ए चींटी, बी कॉकरोच, सी केकड़ा, डी मकड़ी। राइट आंसर ए चींटी। प्रश्नगत विकल्पों में चींटियों को कौवे के कृषक के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि चींटियों एवं कुछ कौवों के मध्य अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां इस संबंध के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी कौवों के साथ ऐसी क्रिया को प्रदर्शित करती है। 101 मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा, केवल मादा रक्त चूसती है। तीसरा, मादा पौधों का रस चूसती है। चौथा, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। पांचवा, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से आपका सही कौन सा है? तो आपका हो जाएगा 2 और 5 सही है, बाकी सभी गलत है। तो राइट आंसर डी 2 और 5 सही है। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती है। मादा मच्छर समानतः नर मच्छर से बड़ी होती है, तब विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा। 102 निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ए मूलांक, बी ऊंट, सी जेब्रा, डी यूरोमैस्टिक्स। तो राइट आंसर बी होगा, ऊंट होगा। ऊंट मतलब कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल डेजर्ट के प्रति अनुकूलित एडेप्टेड होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है, ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह स्टोरेज अपनी आंत यानी इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक इन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। 103 निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो आपका डी कंगारू चूहा, बाकी सभी नहीं। कंगारू चूहा कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। इसमें यह अनुकूलता इसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। 104 निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ए कंगारू चूहा। 105 निम्नलिखित में किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो सी मकड़ी। मकड़ी के अधिकांश प्रजातियों में मादा जो है मैथुनोपरांत नर को मार देती है, परंतु वैज्ञानिक माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर
मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिया जाता है। मकड़ी नर बच निकलते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। 106 किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? पहला, यह सर्पभक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। बी, यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। सी, यह अंडक प्रजक या अंडयूज यानी ओविपोरस सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। डी, यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जिससे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत होती है। तो राइट आंसर होगा सी, यह अंडक प्रजक या अंडयूज ओविपोरस सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो राइट आंसर सी होगा। किंग कोबरा एक अंड प्रजक ओविपोरस सर्प है जो घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। 7 घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। ए, श्रृंखला प्रिदाकू चेन वाइफ। बी, राजनाग किंग कोबरा। सी, करायत। डी, क्रकच सल्की प्रिदाकू स्केल्ड वाइपर। राइट आंसर होगा बी, राजनाग किंग कोबरा। 108 किंग कोबरा सर्प का विष होता है। तो ए, तंत्र का बीसी न्यूरोटॉक्सिक। ये सभी बाकी गलत है। कोबरा सर्प विष मुख्यतः तंत्रिका विषी यानी न्यूरोटॉक्सिक होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें जो है कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। 109 निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो आपका डी होगा नागराज। नागराज किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से खोज लेने में सक्षम होता है। 110 निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो राइट आंसर डी, अजगर। बाकी सभी जहरीला है। ये अजगर जो जहरीला नहीं होता है। यदि सांप के निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वे विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक न फैले न हो तब इस अवस्था में भी सर्प विषहीन होते हैं जैसे अजगर। 111 देखिए सर्पों के 20 ग्रंथियां किसकी समांग यानी होमोलोगस है? मछलियों का विद्युत अंग। बी, रिम मछलियों का दंश। सी, स्तनियों की वसा ग्रंथि। या डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। तो राइट आंसर डी होगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों के 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियों सेलिवरी ग्लैंड्स समांग यानी होमोलोगस होती है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। 112 सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। डी, जंबिका दंत के। तालु दंत के गलत है। चीबू कास्थी दंत के। सी, स्वानीय दंत के तो गलत है। डी राइट आंसर है। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिलिस हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजन फैंग्स तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों पॉइजन ग्लैंड से संबद्ध होते हैं। 113 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, तितली, मत्स्य और मंडूक मेढक उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां है? उपयुक्त में से तो राइट आंसर होगा सी, सभी 3।
कई तितलियों का विकास वास्तव में विषाक्त यानी पॉइजनस प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतः उस पौधे से विष प्राप्त करती है जिसे वे लार्वा कैटरपिलर रूप में खाती हैं और जो कभी कभी विषैले होते हैं। वे इन विषों को संचित करती है और ये विष टॉक्सिन वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितली प्रजातियों में अफ्रीकी जायंट स्वेलोटेल, अफ्रीकन जायंट स्वेलोटेल, अटाला तितली और मोनार्क शामिल है। मछली की अनेक प्रजातियां विषाक्त होती हैं। विषाक्त मछलियों में से विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं। पफर मछली की प्रजातियां ट्रेटा ओ डोंटिडेइकुल विश्व की सबसे विषाक्त मछलियां मानी जाती है और ये गोल्डन डार्ट मेढक के बाद दूसरी सबसे विषाक्त कशेरुकी जीव है। कई मछलियां विषैले यानी वेनोमस भी होती है। रीफ स्टोन फिश विश्व की सबसे विषैली ज्ञात मछली है। मंडूक मेढक की कई प्रजातियां भी विषाक्त होती हैं। विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में क्षाराप विषों यानी एल्कालॉइड टॉक्सिन का उत्पादन एवं संग्रह करते हैं जिसके कारण इन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेढक, पॉइजन एरो फ्रॉक्स या पॉइजन डार्ट मेढक, पॉइजन डार्ट फ्रॉक्स कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। 114 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। दूसरा, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। तीसरा, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। अगला देखिए क्या दिया गया है। 4, सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक यानी विविपोरस होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर 1, 2, 3, 4 मतलब सभी के सभी सही है। समुद्री कछुओं में कुछ प्रजाति जैसे सोलोनिया मियाडिस शाकाहारी होती है जो शैवाल और समुद्री घासों को खाती है। इसी तरह मछली की कुछ प्रजाति भी शाकाहारी होती है जैसे सर्जन फिश, पैरेट फिश आदि। कुछ समुद्री स्तनपायी जैसे समुद्री गाय, मैनेटी, डुगोंग आदि शाकाहारी होते हैं। साथ ही सांपों कुछ प्रजाति जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंसिस्ट्रैटस बच्चों को जन्म देते हैं अर्थात सजीव प्रजक होते हैं जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। अतः प्रश्नगत चारों कथन सत्य है। 115 कुत्ता यानी डॉग्स एक शाकाहारी जानवर है। ये सही है, बी गलत है, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर बी गलत। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर हर्बीवोरस नहीं है अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। 116 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सी रेफलेशिया है, बाकी सभी गलत है। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया प्रजाति का सदस्य रेफलेशिया आर्नोल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और कुल्लू के वर्षा वनों रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन लगभग 10 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा पूर्ण मूलजीवी टोटल रूट पैरासाइट है जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। 117 कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो सी नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे जैसे नेपैंथिस ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। 118 निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो बी घाटपर्णी।
घटपर्णी फीचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे कीटभक्षी के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। 119 नंबर, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट यानी फीचर में रूपांतरित होता है? तभी पत्ता। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए वे कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक यानी लेमिना कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा कर लिया जाता है। 120 निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है? ईस्ट किण्वन कैसिन दुग्ध प्रोटीन एलोवेरा आवृत बीजी घटपर्णी यानी परजीवी आवृत बीजी सम्मिलित नहीं है। आपका डी नंबर सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है यानी गलत पूछ रहा है। गलत तो गलत यही है, बाकी सब सही है तो राइट आंसर आपका डी होगा। घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। 121 निम्नलिखित में कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो राइट आंसर डी नेफेंथिस है, बाकी सभी नहीं है। नेफेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है जो शाकहार्ब होता है और दलदली या अधिक नम जगहों में उगता है। इसमें घड़े जैसी संरचना होती है जो पत्ती का संशोधित भाग होता है जिसे घट यानी पीचर कहते हैं। घट का किनारा अंदर की ओर मुड़ा होता है और मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियां होती है। मधु ग्रंथियों एवं पाचन ग्रंथियों की रचना समान होती है। नेफेंथिस कीड़ों मकड़ों को मधु ग्रंथियों द्वारा आकर्षित करता है जिन्हें घट में पाए जाने वाले पाचन द्रव द्वारा पचा लिया जाता है। 122 नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है सी मेघालय में, बाकी सभी गलत है। नेफेंथिस खासियाना घटपर्णी भारत में मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतीय पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। 123 पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तभी ताना, बाकी सभी गलत है। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी टर्मेरिक के पौधे खाने लायक हिस्सा यानी प्रकंद राइजोम है जो कि एक अंतः भौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय राइजोमेटस बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा था। यह कुल जिंजीबेरेसी फैमिली जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 124 हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी गलत है। हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद राइजोम से मिलता है। हल्दी के पौधे के तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तनों को सुखाकर और पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। 125 हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तभी प्रकंद है, बाकी सभी गलत है। 126 हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं डी राइजोम। 127 निम्न अधोभूमि अंडरग्राउंड उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तभी शकरकंद। शकरकंद जो है कंवालवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक
पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्वत संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। 128 निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो डी शकरकंद का, बाकी सभी है। यानी कि गलत पूछ रहा है तो गलत है आपका ये, बाकी सब सही है। ये जो सही है ये अलग चीज का है। पादपों में किसका संग्रह अंग तना तना नहीं है तो डी शकरकंद नहीं है, बाकी सभी है। राइट गलत पूछ रहे तो गलत यही है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। गन्ना आलू अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूपा या मूलांकुर रेडिकल से विकसित होता है। 129 निम्न में से कौन सा तना है? तभी अदरक है, बाकी सभी नहीं है। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम गाजर और शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। 130 अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड्स एवं इंटरनोड्स का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है, जबकि चूंकि अदरक में संरचना पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 131 निम्न को सम्मिलित कीजिए: प्रकंद, राइजोम, स्तंभकंद, ट्यूबर, शलकंद, बल्ब, घनकंद, कर्म। तो आपका जो है लहसुन, जिमीकंद, सूरन, अदरक, आलू, तो मिलान करना है, मिलान कर ही देते हैं हम लोग। ए का जो हो जाएगा आपका प्रकंद जो है अदरक है। सी का 4 हो जाएगा स्तंभकंद जो है आपका, स्तंभकंद क्या है तो आलू है। शलकंद क्या है तो आपका सी का 1 लहसुन है। और घनकंद क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा जिमीकंद सूरन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। उपयुक्त सुमेलन निम्नवत है: प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद, आलू, शलकंद, लहसुन, घनकंद, जिमीकंद सूरन। 132 निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो डी आलू है। आलू पोटैटो एक अंतर्भौमिक रूपांतरित स्तंभकंद ट्यूबर है, जिनमें भोजन का संचयन स्टोरेज हो जाता है और इसका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं बड्स पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती है। आलू की आंखें पर्वसंधियों नोट्स को प्रदर्शित करती है, जिनसे नए पौधे का विकास होता है। 133 आलू है एक, सी कंद है। 134 मटर पौधा है, तो आपका क्या होगा मटर पौधा? ये शाख हर्ब्स है, पुष्प झाड़ी नहीं है। मटर का पौधा पी प्लांट एक द्विबीजपत्रीय, शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान यानी टेंड्रिल पाए जाते हैं और यह कुल फैमिली लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। 135 निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए: मूंगफली, कुल्थी यानी हर्ष ग्राम, सोयाबीन। उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? तो सी सभी तीन जो है हैं। फाइबेसी या मटर कुल पी फैमिली आवृतबीजी पादपों का एक बृहद कुल है, यानी एंजियोस्पर्म का। इसमें लेग्यूमिनेसी कुल के रूप में भी जाना जाता है तथा इस कुल यानी फैमिली के पौधे को लेग्यूम या फलीदार पौधे कहा जाता है। ये विश्व भर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। मूंगफली यानी एक लेग्यूम फसल है जिसे मुख्यतः इसके खाद्य बीजों के लिए उगाया जाता है। ये फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है जिसे सामान्यतः फलीदार बीन्स या मटर कुल के रूप में जाना जाता है। कुल्थी या हॉर्स ग्राम मूलतः उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया की लेग्यूम फसल है जिसे विशिष्ट
स्वाद एवं संरचना के लिए जाना जाता है। यह भी फैबेसी या मटर कुल का पादप है। सोयाबीन जो है ग्लाइसाइन मैक्स पूर्वी एशियाई मूल का लेग्यूम की एक प्रजाति है। ये खाद्य बीन्स के लिए व्यापक रूप से उगाया जाता है और इसके अनेक उपयोग है। यह भी फैबेसी या मटर कुल से संबंधित है। 136 लौंग है। सी बंद कलिया। लौंग यानी क्लोव्स बंद कलिया या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग मसालों, औषधीय भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिक है जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इनका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 12 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओवल होती हैं। लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण है? तो सी फूलकली। 138 निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो बी लौंग। 139 लौंग है। डी सूखे फल। 140 लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? डी शुष्क पुष्प कली। 141 लौंग एक मसाला पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो डी फूल की कली। 142 निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम की डुड्डी, ओपियम कैप्सूल, सन यानी जूट तना, राइट आंसर बी केसर यानी बीज। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। केसर एक मसाला है जिसे सैफरान क्रोकस के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के वनस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर क्रोकस सैटाइवस फूल के स्त्री भाग गाइनोसियम से प्राप्त किया जाता है जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तो इसमें सैफरानल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा आकर्षक बनाने में किया जाता है। 143 केसर होता है सूखा मिश्रण। सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। 144 नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो अदरक प्रकंद सही है, प्याज मांसल पर्ण सही है, आलू मूल ये सही सुमेलित नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है, नारियल भ्रूणपोष ये सही है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। गलत पूछ रहा था, राइट आंसर सी होगा। आलू के खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है न कि मूल, अतः विकल्प सी सुमेलित नहीं है। शेष सभी युग्म सुमेलित है। 145 निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ये तना होता है। 146 निम्न में से कौन सा एक फल है? तो सी भिंडी है। भिंडी यानी ओकरा और लेडी फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट है जिसका वनस्पतिक नाम एबिल मुस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू खाए जाने वाला भाग तना, स्टेम तथा मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ रूट है। 147 निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ए सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को सत्य फल फ्रूट कहते हैं। उदाहरण सेब यानी एप्पल, काजू यानी काजू, नाशपाती यानी पेयर आदि। 148 फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? तो आपका ए ड्रूप में रखा जाता है, बाकी सभी गलत है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है
या सोपबेरी परिवार। सोपबेरी फैमिली का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। 149। आम में हम जो भाग खाते हैं वह है, तभी मध्य फल भीतरी को खाते हैं, बाकी सभी गलत है। आम का वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से एकल बीजी रसीला फल ड्यूप होता है। ऐसे फलों को फल भीति यानी पेरिकार्प 3 भागों में विभाजित रहती है। पहला बाह्य फल भीति एक्सोकार्प, जिसे हम आम का छिलका कहते हैं। दूसरा मध्य फल भीति मेसोकार्प, यह गूदेदार हिस्से का वह भाग है जिसे हम खाते हैं। तीसरा अंत फल भीति एंडोकार्प, यह भीतरी कठोर परत आम में कठोर गुठली के रूप में दिखाई देती है। 150। लहसुन की अभिलक्षणी गंध का कारण है, तो आपका होगा बी सल्फर यौगिक है। लहसुन गार्लिक की अभिलक्षणी गंध स्मेल का कारण गंध यौगिक सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज सरसों के तेल आदि में सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील वोलाटाइल तब महत्वपूर्ण इसेंशियल ऑयल होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 151। प्याजों के छिलके उतारने पर आश्रित है क्योंकि प्याज पर निष्कासित करते हैं। बी सल्फेनिक अम्ल, ये सभी गलत हैं। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फाक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 152। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च के तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन C18H27NO3 की उपस्थिति के कारण होता है। 153। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है बी कैप्सेइसिन। 154। फलों के मीठे स्वाद का कारण है डी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में पाई जाती है, जिस कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। 155। निम्नलिखित किस समूह का जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डी डायटम। एक कोशीय डायटम जीव समूहों का प्रयोग सोलुइन 350 परीक्षण सोलुइन 350 टेस्ट में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। 156। शहतूत का फल है ए सोरोसिस, बाकी सभी गलत है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास या कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। 157। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? डी कपास। पटसन, हेम तथा जूट के तनों स्टेम्स की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास कॉटन के फलों में स्थित बीज सीड से रेशे प्राप्त करते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक बड़ी जिसे लिंट फाइबर तथा दूसरी छोटी फज रेशा ने फज फाइबर कहते हैं। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। 158। निम्नलिखित में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो सी ट्रिटिकेल, बाकी सभी नहीं है। ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज या धान्य सीरियल है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं ट्रिटिकम तथा राई सिकेल को परस्पर संकरण कराकर तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा तथा राई के नर भाग परागण का उपयोग किया जाता है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के
लिए उगाया जाता है। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। 159 निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो सी ट्रिटिकेल। 160 प्रकृति में निम्नलिखित में किस जीव का या किन जीवों में मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? फर्न, लाइकेन, मांस, छत्रक, मशरूम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका होगा 2 और 3 सही होगा, यानी सी। लाइकेन थैलोफाइटा समूह के सदस्य हैं जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक एवं शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन शैवाल को देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। लाइकेन मृदा विहीन चट्टानी सतहों सहित वृक्षों की छाल, लकड़ी, पुरानी दीवारों, धातु, प्लास्टिक आदि पर भी विकसित हो सकते हैं। इस तरह लाइकेन का विकास हेतु मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। मांस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिसमें तने और पत्ते होते हैं तथा ये बीजाणु स्पोर्स उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूल जड़ संरचना नहीं होती। छाया और नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। इन्हें भी जीवित रहने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। 161 वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के लिए के एक विस्तृत विस्तार वाइड रेंज को सह लेते हैं कहलाते हैं। बी यूरिथर्मल। बाकी सभी गलत है। शब्द तापमान अनुकूलन स्थिति मुख्य उदाहरण यूरिथर्मल, यूरिथर्मल। ऐसे पौधे जीव जो बहुत विस्तृत तापमान सीमा में जीवित रह सकते हैं। साकी व जलीय जातीय जो -5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पाई जाती है। स्टेनोथर्मल केवल संकीर्ण तापमान सीमा सहने वाले जीव, कोरल, पेंगुइन आदि। माइक्रोथर्मल कम तापमान के प्रति सहनशील जीव। ठंडी महाद्वीपीय उप अल्पाइन जलवायु की वनस्पतियाँ। साइबेरिया वन उच्च अक्षांशीय घास। हेकिस्टोथर्मल ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले शीत सहिष्णु जीव। ध्रुवीय एवं वृक्ष रेखा पार परिस्थितिकी। तो सही उत्तर विकल्प बी यूरिथर्मल है। 162 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारणार मृदा को उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही उत्तर है? कोट। राइट आंसर जो है ना आपका ये सही है, परंतु आर जो है गलत है। तो राइट आंसर सी होगा, ये सही है परंतु आर गलत है। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार यानी कैलोट्रोपिस, घिक्वार, एलो इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। 163 मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि बी जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। 164 मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें ए रसाल स्तंभ 100 से 200 मिलीमीटर मोटा होता है। बी पत्तियों में वसा का संग्रहण 20 से 30 मिलीग्राम होता है। सी लंबी यानी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। डी छोटी 2 से 3 मिलीमीटर अथवा कांटेनुमा पत्तियां होती है। तो सी होगा लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। फ्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के लिए विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यंत लंबी होती है जो भूमि में काफी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। फ्रिएटोफाइटस की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 फीट तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। 165 शुष्क जलवायु को भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। बी मरुद्भिद।
शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद जीरोफाइट कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल को उत्सर्जन को कम करने के लिए इनके बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी रहती है। पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागपानी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। 166 मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। बी मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। 167 एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। बी यांत्रिक और लंब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। अधिपादप एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्ण रहित क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सिर्फ पोषक पौधे पर यांत्रिक और लंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप एरियल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। 168 पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? सी हेलोफाइटा कहते हैं। बाकी सभी गलत है। लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल तटीय क्षेत्र में मृदा में उगते हैं। 169 लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो डी लवण मृदोद्भिद। बाकी सभी गलत है। 170 हेड्रोफाइट कहते हैं। बी एक जलीय पौधे को। बाकी सभी नहीं है। बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हेड्रोफाइट यानी जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है, जो कि पौधे तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक यानी मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होते हैं या उनका पूर्ण अभाव होता है। 171 चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। डी सेलोद्भिद यानी लिथोफाइट्स। चट्टान पर उगने वाले पौधों को शैलोद्भिद कहते हैं। उदाहरण आर्किड, फर्न, काई सवाल आदि। ये अपने पोषक तत्वों को मृत ऊतक, बारिश के पानी और आसपास के सड़े पौधों से प्राप्त करते हैं। 172 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर जो है सुमेलित नहीं है तो डी घटपर्णी जलोद्भिद, ये सुमेलित नहीं है यानी ये गलत है। बाकी अमरवेल ताना परजीवी सही है, चंदन जड़ परजीवी सही है, आर्किड अधिपादप परजीवी सही है। गलत पूछ रहा है तो गलत ये है, ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। घटपड़ी नेपेंथिस कुल का कीटभक्षी पौधा है। यह पौधा मुख्यतः शाक हर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से अंशतः अतः पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। 173 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जेली रुदन व्हिपिंग जेली के कारण अम्ल की अधिकता है। दूसरा, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। चौथा, सुषुप्तावस्था डर्मोन्सी तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। इन कथनों में कौन सा सही है? तो राइट आंसर 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। राइट आंसर डी 1 और 4 सही है। जेली रुदन व्हिपिंग जेली के कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन 1 सत्य है। बीजों को सुषुप्तावस्था तोड़ने वाले हार्मोन जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन है, अतः कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, अतः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं, अतः कथन 3 असत्य है। 174 जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। सी उत्पादक या स्वपोषी जीव जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। 175 भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? सी स्थलीय निवासी।
भूमि ने लैंड पर रहने वाले पौधे एवं जंतु स्थलीय निवासी टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट्स कहलाते हैं, जबकि जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु जलीय निवासी एक्वाटिक हैबिटेंट्स कहलाते हैं। 176 सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका क्या होगा? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या किण्वन क्या होगा? तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सी अपघटन, बाकी सभी गलत है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। वे जैविक घटक जो अपने पोषण के प्राय उत्पादक यानी प्रोड्यूसर या उपभोक्ता कंज्यूमर के मृत शरीर कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव मुख्यतः बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण तथा फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। 177 निम्न में किसका सही से मेल नहीं है? तो डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, डी सुमेल नहीं है, बाकी सभी सुमेल है। तो सुमेलित नहीं है, नहीं गलत पूछ रहा है तो गलत है डी। उत्पादक प्रोड्यूसर सजीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परपोषी विषम पोषी होती है तथा दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। 178 हरे पौधे में खाद के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है। तो ये प्राथमिक उत्पादकता, बाकी सभी गलत है। हरे पौधे में सौर ऊर्जा के खाद के रूप में भंडारण के दर को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। यह दर उस ऊर्जा को दर्शाती है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। 179 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं डी हरित पादप, बाकी सभी गलत है। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। 180 जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कैपिकोपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनीफेरा। उपर्युक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? तो आपका हो जाएगा 2 और 3, 1 और 4 गलत है, तो राइट आंसर बी होगा। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये दोनों जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनीफेरा विषम पोषी जीव है जो छोटे जीव और कार्बनिक पदार्थों को उपभोग करते हैं। कॉपीपोडस छोटे क्रस्टेशियंस का एक समूह है जो मीठे और खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उत्पादक हैं। 181 जमुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि सी तलों के निकट पानी नहीं जमता है। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियाँ जम जाती है, परंतु इस दशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में विद्यमान होता है, इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। 182 जल से बाहर निकाली जाने पर मत्स्य यानी मछलियाँ मर जाती है क्योंकि सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं, बाकी सभी गलत है। जल में मत्स्यों यानी फिशेज को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती है क्योंकि वे श्वसन क्रिया रिस्पायरेशन नहीं कर पाती है। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़ या गिल्स पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडेप्टेड होते हैं। 183 मछलियों में समानता श्वसन होता है।
सी गलफड़ों द्वारा। 184 सेब के फल में लाली के कारण है ए एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली के कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णिल लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिन फिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटामिन वर्णक होते हैं। 185 निम्नलिखित में किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो डी लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन एक चमत्कार लाल रंग के कैरोटीन है जो टमाटर लाइकोपर्सिकन एस्कुलेटम के गहरे लाल रंग के कारण उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णिल लवक है। कैरोटीन गाजर के लाल नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। 186 निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो सी लाइकोपीन है, बाकी सभी नहीं है। 187 टमाटर में लाल रंग का कारण है तभी लाइकोपीन है। 188 पपीते में पीले रंग का कारण है तो आपका जो है सी कैरिका जेंथिन है। लाइकोपीन कैरोटीन ये सब नहीं है पपीते में, सी है। पपीता का वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया। कैरिका पपाया इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पपाइन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जेंथिन वर्णन के कारण इसका रंग पीला होता है। 189 हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो ए अंडमान द्वीप। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है जिसे मूसा अंडमानेसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है जबकि सामान्य केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे का रंग नारंगी हो जाता है। 190 नंबर देखिए, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। चीता, शेर तथा बिल्ली, कबूतर, पेडुकी तथा तीतर, छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। ये होगा जीवित प्राणियों का समूह चीनी अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सेपियंस से संबंधित है जबकि शेष विकल्प में जंतु का समूह अलग अलग स्पीशीज से संबंधित है। 191 कवक पौधे में नहीं पाया जाता है? सी पर्णहरित, बाकी सभी पाया जाता है। नहीं पूछ रहा है तो नहीं पर्णहरित। पौधे के विपरीत कवकों में पर्णहरित नहीं पाए जाते इसलिए प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होते हैं जिसके कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 192 खमीर एक उदाहरण है बी कवक का। यीस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक फंगी है। ये पर्णहरित रहित एक्रोफिलियस तथा संवहन उतक वैस्कुलर बंडल रहित होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट यानी एस्कोमाइसिटीज कुल का जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। 193 ईस्ट और मशरूम है सी फफूंद, बाकी सभी गलत है। 194 मशरूम क्या है? ए कवक है, बाकी सभी गलत है। 195 रसदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है ए कवक, बाकी सभी गलत है।
196 कभी कभी समाचार में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक कवक है। दूसरा, यह एक हिमालयी वन क्षेत्र मुक्ति है। तीसरा, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? राइट आंसर सी सही है। 3 नंबर गलत है। 1 और 2 जो है सही है। एक और 2 सही है। 3 नंबर क्या है तो गलत है। 3 वाला गलत है। 3 वाला गलत है तो राइट आंसर सी है। 1 और 2। गुच्छी एक कवक है जिसे दुनिया के सबसे महंगे मशरूमों में से एक माना जाता है। इन्हें मोरेल मशरूम भी कहते हैं। वस्तुतः गुच्छी जंगली प्रजाति के मशरूम है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी क्षेत्रों में उगते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि गुच्छी उत्तर पूर्वी हिमालय की तलहटी में नहीं पाया जाता है। साथ ही इसकी वाणिज्यिक खेती भी नहीं की जाती है। 197 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? ये अंजीर, बाकी सभी नहीं है। पादप प्राणी पारस्परिक क्रियाओं में सहोपकारियों म्यूटलिस्ट के लिए प्रायः विकास को इवोल्यूशन शामिल होता है, अर्थात पुष्प और इसकी परागणकारी प्रजातियों के विकास एक दूसरे से सुदृढ़ता से जुड़े होते हैं। अंजीर यानी फिज वृक्ष की अनेक प्रजातियों के बर वाष्प की परागकारी प्रजातियों के साथ घनिष्ठ अद्वितीय संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई विशेष अंजीर प्रजाति केवल इसके साथी पार्टनर्स बर की प्रजाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी प्रजाति से नहीं। मादा बर फल को न केवल अंड निक्षेपण अंड देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही विकसित हो रहे बीजों को अपने डिंबकों लार्वा को पोषण देने के लिए प्रयोग करती है। बर अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए अंजीर के पुष्पक्रम इनफ्लोरोसेंस को परागित करती है और इस परागण के सेवा के बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज बर डिंबकों को आहार के रूप में प्रदान करता है। 198 निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? 1 नाइडेरिया, दूसरा कवक फंजाई, तीसरा आदि जंतु प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो है आंसर होगा 1, 2, 3 यानी कि डी राइट आंसर होगा। सही उत्तर चुना तो डी होगा। सहजीविता 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के सदस्यों का मत सहजीवी संबंध है। नाइडेरिया समूह के सदस्य का डायनोफ्लैंजेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन शैवाल व कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। कवक मूल यानी माइकोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों के जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्य सहचार्य फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक यानी फंगस मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। 199 माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, बाकी सभी नहीं। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो कि कवकों, फफूंद और उच्च पादपों के जड़ों के बीच बनता है। इस प्रकार पौधे को विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिज तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त पौधों को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृत सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा मिलती है। चलिए देखते हैं 200 निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचार्य फंक्शनल एसोसिएशन है? तो डी हो जाएगा कवक मूल माइकोराइजा।
201 माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सी कवक और पौधे के मध्य। 202 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीव सहचर्य हैं? तब भी शैवाल और कवक। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान और शिलाएं मुख्य है। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक है शैवाल एल्गे और दूसरा है कवक फंगस, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस चार्ज में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैले की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से लाइकेन को विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। 203 लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं बी कवक एवं शैवाल से। 204 शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं बी म्यूचुअलिज्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संशोधन करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं। 205 लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये शैवाल और कवक होगा। 206 देखते हैं निम्नलिखित में कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो सी लाइकेन, बाकी सभी जो है ना उग जाते हैं। प्रदूषित वाली जगह होगी तो लाइकेन नहीं उगेगा, तो समझिए कि प्रदूषण ज़्यादा है। लाइकेन एक जटिल एवं द्विप्राकृतिक ड्यूअल नेचर वाले पौधे का विशेष वर्ग है, जिनकी शरीर रचना दो भिन्न पौधे, एक शैवाल एल्गी तथा एक कवक फंगी भाग लेते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य वायु प्रदूषकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनकी उच्च सांद्रता पर मर जाते हैं, अतः ये वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के महत्वपूर्ण सूचक इंडिकेटर्स हैं। 207 लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? पहला, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। दूसरा, लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका होगा केवल 1 सही है, 2 वाला जो है नहीं, प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं नहीं उगता है, 2 वाला गलत है, तो राइट आंसर डी होगा। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें वायु गुणवत्ता के विश्वसनीय जैव संकेतक के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रदूषित क्षेत्रों में विशेषकर जहाँ SO2 अधिक हो, लाइकेन अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु में उनकी विविधता प्रचुरता अधिक मिलती है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में अनुपस्थित तक हो सकते हैं। अतः इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 त्रुटिपूर्ण है। 208 देखिए फलीदार पादपों के जड़ में उपस्थित गांठों नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सी सहजीवी सिम्बायोटिक है, बाकी सभी नहीं है। फलीदार पादपों के जड़ में मौजूद गांठों नोड्यूल्स में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता सिम्बोसिस का जीवन यापन करते हैं। जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है। इसी के साथ आज वर्गीकी समाप्त हुआ। हम लोग कल पढ़ेंगे कोशिका, सेल पढ़ेंगे, सेल चैप्टर के बारे में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए।
आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।